नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की क्लास में हम पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार पढ़ेंगे। हम पहले की क्लास में चर्चा कर रहे थे कि जैव मंडल भी एक पारिस्थितिक तंत्र है। तो जो ये जैव मंडल है, ये सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में सबसे बड़ा है। इसके अंदर ही बाकी के जो शेष पारिस्थितिकी तंत्र हैं वो मौजूद हैं और उनको हम अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। तो जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसे हम मोटे तौर पे दो भागों में बांटते हैं। पहला है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र या नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को आगे फिर और दो भागों में बांटा जाता है। पारिस्थितिकी पारितंत्र की मेन विशेषता यही है कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की मेन विशेषता यही है कि ये प्रकृति द्वारा निर्धारित होता है और प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा या नेचुरल ऊर्जा अर्थात सौर्य ऊर्जा के द्वारा ही संचालित होते हैं। इसमें मानव का कोई योगदान नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है इसके निर्माण में। ये इनकी मेन विशेषता है। उसके बाद प्राकृतिक जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको आवास के आधार पे, आवास की प्रकृति के आधार पे दो भागों में बांटा जाता है। एक है पार्थिव पारिस्थितिक तंत्र लैंड इकोसिस्टम और दूसरा है जलीय पारिस्थितिक तंत्र या एक्वेटिक इकोसिस्टम। दो भागों में बांट दिया। आवास की प्रकृति के आधार पे पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र, नाम से ही पता लग रहा है कि हाँ धरातल है, भूमि है, उस पे उपस्थित पारिस्थितिक तंत्र है। दूसरा एक्वेटिक या जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, उसके नाम से हमें पता लग रहा है कि जल की मौजूदगी है और जल में जो पारिस्थितिक तंत्र है उनका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। जो पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र है उसको भी हम आगे और तीन भागों में डिवाइड करते हैं। और भी इसके अंदर ऐड किए जा सकते हैं, मेनली तीन होते हैं इसमें। वो किस आधार पे है डिवाइडेशन? वहां की भौतिक दशाएं कैसी हैं और उन भौतिक दशाओं का जीवों पे कैसा प्रभाव है, इस आधार पे इसको हम कई उपभागों में बांटते हैं। जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम या वन पारिस्थितिक तंत्र, ग्रासलैंड या घास इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र या डेजर्ट इकोसिस्टम। इसका पार्थिव पारिस्थितिक तंत्र का एक दूसरे आधार पे भी डिवाइडेशन किया जाता है, वो है उच्चावच और जलवायु के आधार पे। इसको मतलब उच्चावच के साथ में जलवायु में चेंजेस आते हैं। आप सब जानते हो एक पर्वत पे 4 या 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उसके जो निचले हिस्से हैं वहाँ पे अलग जलवायु पाई जाती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे जलवायु में चेंजेस आते जाते हैं। उसकी जो सर्वोच्च हाइट वाले एरिया हैं वहाँ पे अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है जो कि ठंडी जलवायु होती है। तो उस आधार पे भी इसको 4 भागों में बांटा जाता है। ये 4 भाग उच्च स्थलीय अथवा पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र, इसके अलावा उच्चावच के आधार पे हम इसको
निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में विभाजित कर सकते हैं। नेक्स्ट उष्ण मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और शीत मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, इन 4 भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये था पार्थिव जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका डिवाइडेशन। उसके बाद हम बढ़ते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की तरफ। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें जो आवास है वो जलीय भूभागों में होता है। इसको भी हम आगे और डिवाइड कर सकते हैं, जैसे तालाब पारिस्थितिकी तंत्र, सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, एस्चुरीज पारिस्थितिकी तंत्र। ये जो इसको और दूसरे तरीके से भी विभाजित किया जा सकता है, जैसे ताजे जल वाला पारिस्थितिक तंत्र और सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। ताजे जल में ये जो तालाब पारिस्थितिकी तंत्र है, ये ताजे जल वाले पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर ही समाहित है। इसमें जो महाद्वीप पर ताजे जल या स्वच्छ जल वाले जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। इसमें इसको भी आगे 2 भागों में बांट सकते हैं, प्रवाहित जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और नेक्स्ट स्थिर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो जो ये पॉन्ड इकोसिस्टम है या तालाब पारिस्थितिकी तंत्र है, ये आता है स्थिर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत। नदी आती है प्रवाहित जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर। इसके अलावा प्रवाहित जल में नदियाँ, झरने ये सब शामिल होते हैं। स्थिर जल में तालाब, झील, जलाशय। इसके अलावा इसमें दलदल भी शामिल होता है। दलदल का भी एक अपना अलग ही अनूठा पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ओशियन इकोसिस्टम या सागरीय जो इकोसिस्टम है, इसमें और आगे अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। सागर महासागरीय जो भूभाग होते हैं वहां पे पाए जाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। इसमें खुले सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र, जवार नदमुखी पारिस्थितिकी तंत्र, कोरल रीफ या प्रवाल भित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र, ये सब इसके अंदर शामिल होते हैं। और जो ओशियन इकोसिस्टम होता है, सागरीय पारिस्थितिकी, इसको हम गहराई के अनुसार भी आगे और डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जो सागर का ऊपरी हिस्सा होता है उसको हम सागर सतत पारिस्थितिकी तंत्र में, और निचला जो भाग होता है सागर का जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है उसको हम सागर नितल पारिस्थितिकी तंत्र में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है एस्चुरीज इकोसिस्टम। एस्चुरी जो नदियाँ जब सागर में गिरती हैं उस जगह पे एस्चुरी का निर्माण होता है, वहाँ का अपना एक अलग पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ना जल स्वच्छ होता है, ना सागरीय होता है। तो वहाँ अलग तरीके की जो वनस्पति के प्रकार पाए जाते हैं, अलग तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं, अलग तरीके का क्लाइमेट का निर्माण हो जाता है, तो उसका हम अलग से अध्ययन करते हैं। इसके बाद ये तो था प्राकृतिक इकोसिस्टम या प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र का जो नेक्स्ट प्रकार है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। हमने पढ़ लिया कि पारिस्थितिक जो इकोसिस्टम होता है उसमें मानवीय, उसके निर्माण में मानव का कोई योगदान नहीं होता, ना ही उसका कोई इंटरफेयर होता है उसके साथ में। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो जितने भी नेचुरल इकोसिस्टम थे उनको मानव ने बुरे तरीके से प्रभावित किया है, जिसके साइड इफेक्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं, हम प्रभावित भी हो रहे हैं उनसे। लेकिन जो दूसरा अपन प्रकार पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, इसके निर्माण के लिए जो महत्वपूर्ण कारक है वो मानव ही होता है। इसका निर्माण मानव के द्वारा ही किया जाता है और मानव का इसमें पूर्णतया हस्तक्षेप होता है। और इस प्रकार के जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं उनसे जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो भी बड़े पैमाने पर प्रभावित होता है। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल जो है वो है क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। जो कृषि कार्य किया जाता है मनुष्य के द्वारा, वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसमें
जो भी चावल, गेहूं, मक्का, इनके खेत हैं वो सब इसी के अंदर शामिल हैं। इनमें जो ये क्रॉपलैंड इकोसिस्टम होते हैं उनमें मानव, जैविक समुदाय, इसके अलावा जो भौतिक, रासायनिक, पर्यावरण जो है वहाँ का जीव समुदाय है और बाकी के जो संगठक हैं उन सभी को नियंत्रित करने का प्रयास करता है और बड़े पैमाने पर नियंत्रण करता भी है। अब जो पिछले कुछ वर्ष है, पिछले कुछ दशक है, स्पेशली 90s के 1990 के बाद, तो उसमें मानव ने बड़ी तेजी से प्रोग्रेस की है, उन्नति की है आर्थिक रूप से, जिसमें कुछ और जो इकोसिस्टम है उनको भी मान्यता मिलने लगी है। जैसे एक है पारिस्थितिकी, अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र। अंतरिक्ष में भी एक अलग ही जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो बन रहा है, मानव का अंतरिक्ष में इंटरफेयर बढ़ता जा रहा है, उसको भी इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो ये था इकोसिस्टम का, पारिस्थितिकी तंत्र का क्लासिफिकेशन। इसको और भी बहुत सारे तरीके से विभाजित किया जाता है, थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। ओडम महोदय ने जो वर्गीकरण किया था पारिस्थितिकी तंत्र का, उसका आधार था कि ऊर्जा का स्रोत क्या है। ऊर्जा के स्रोत के आधार पे तो फर्स्ट उन्होंने प्रकार बताया सौर ऊर्जा चालित प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, और एक उन्होंने बताया मानव अनुपूरित ऊर्जा संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र। इस आधार पर उन्होंने उसको दो भागों में डिवाइड किया। इसको पारिस्थितिक तंत्र को विकास की अवस्थाओं के आधार पर भी डिवाइड किया जाता है। एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो धीरे धीरे विकसित होता है, एकदम से उसका आविर्भाव नहीं होता। सीधी स्थान विशेष पे प्रारंभ में छोटे छोटे जो भी वनस्पति हैं उनका डेवलपमेंट होता है, फिर छोटे छोटे जीव आते हैं वहाँ पे, फिर जो वनस्पति के टाइप्स हैं या उनका साइज है वो बढ़ने लग जाता है, जीवों के प्रकार, जीवों का साइज भी बढ़ने लग जाता है, धीरे धीरे समय के साथ में इसका विकास होता है। तो इस विकास की अवस्थाओं के आधार पर उन्होंने इसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। तो जैसे कि फर्स्ट भाग उन्होंने बनाया प्रारंभिक अनुक्रम वाले पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ पे एक रेखा में आहार श्रृंखला चलती है। इनके बारे में भी आगे आहार श्रृंखला, आहार जाल, इनके बारे में भी आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। उसके बाद जो मिड में पहुंच चुकी है विकास की अवस्थाओं के हिसाब से उसको अलग से रख दिया गया। फिर एक अवस्था ऐसी आती है जो पारिस्थितिकी तंत्र का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, तो उस अवस्था को अलग से हम पढ़ सकते हैं। इस आधार पे अलग अलग आधार पे इनका डिवाइडेशन किया गया है। तो ये था पारिस्थितिकी तंत्र का, इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।